इंटरमीडिएट हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं गद्य का पहला पाठ। गद्य के प्रथम पाठ के आपके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आप जानते हैं कि जीवन परिचय आता है 5 नंबर का एक गद्य लेखक का, और ये मान के चलिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में रखा हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आता ही आता है, इसलिए जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का बहुत कायदे से पढ़ लीजिएगा। और जैसे बाएं साइड में ये है संक्षिप्त परिचय, ऐसे ही आप एक बॉक्स बना दीजिएगा और जिसमें मुख्य मुख्य चीज़ें, मतलब लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता का नाम, मृत्यु कब हुई, प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, ये एक संक्षिप्त परिचय में आ जाएगा। यहीं पर परीक्षक आपकी कॉपी को देखकर आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर पूरा डिटेल कीजिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। ये सब पूरी बात आप बाद में कीजिएगा, सबसे पहले ऐसे ही एक बॉक्स बना दीजिए। तो इसे एक पेज में तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाएं बहुत जरूरी हैं, अगर आपने रचनाएं न लिखी तो सब कुछ बेकार हो गया। अब आते हैं हम पाठ पर। राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, देश का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर विद्वान लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब देखो, सबसे पहले है भूमि। एक राष्ट्र में भूमि होती है, दूसरा कॉलम आएगा जन, जन होता है, और तीसरा कॉलम आएगा संस्कृति। ये भूमि, जन और संस्कृति, ये तीनों मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब आप पहले पाठ को, पूरे निबंध को बहुत कायदे से 2 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा, जिससे परीक्षा में जब आए तो आपको इतना पता चल जाए कि ये किस पाठ से लिया गया है। पहला पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतना मान के चलिएगा कि पहले पाठ से आएगा, जरूर हर हाल में आएगा। तो आपने निबंध पूरा पढ़ लिया। अब आते हैं हम अभ्यास के प्रश्न में। गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं वो ये हैं। गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे और प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। क्या निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, 2 में से एक गद्यांश के 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर का, और सारे उत्तर उसी गद्यांश में, उसी गद्य खंड में, उसी गद्यावतरण में, उसी पैसेज में छिपे हैं। अब देखिए, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तुरंत लिख दीजिए पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 नंबर, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब देखो, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इसी में छिपा हुआ है, आपको गौर से एक बार पढ़ लेना है, तुरंत उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। पढ़िए इसमें, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। ये अनंत काल से है, उसके सौंदर्य का देखिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, इसी में उत्तर छिपा है। चौथा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। अब यहां पर पढ़िए, सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, इसी में उत्तर छिपा है। 5वां, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, जिसके नीचे रेखा खींची है, देखो काली रेखाएं खींची हैं, अंडरलाइंड है, ये रेखांकित है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। जितना यह है अंडरलाइंड, जितना रेखांकित है, आप पहले उतना पूरा उतार लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी उत्तर कॉपी में, और उसके बाद अर्थात करके बात को बढ़ाते जाइए। अर्थात लेखक का कहना है कि राष्ट्रीयता की जड़ें धरती में जितनी गहरी होंगी, हमारे हृदय में स्वदेश प्रेम के प्रति हमारे अंदर के भाव उतने ही जगेंगे। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की पूरी जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। थोड़ा बहुत चेंज करते हुए लिखते जाइए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे।
तो इस तरह आपने एक पैरा के पांचों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आपने देखा कि पांचों प्रश्न इसी पैरा में छिपे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैरा देखते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। इस पैरा की बात करते हैं हम, और इसमें दूसरा पैरा देखो, मातृभूमि पर ख नंबर, मातृभूमि पर निवास, इसे पूरा पैरा पढ़ लीजिए। अब प्रश्न पर आ जाइए। इस पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। आपसे भी पूछा जा सकता है कि इस पाठ का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप जानते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब उसमें क्या करना है कि राष्ट्र के स्वरूप को आप काले से लिख दीजिए, रेखांकित कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। पाठ का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट करके लिख दीजिए, या काली पेन से लिख दीजिए, स्केच से लिख दीजिए, जिससे परीक्षक को, जो आपकी कॉपी जांचता है, उसे पहले पता चल जाए कि ये चीज यहां लिखी हुई है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? अब आप इसे पढ़िए। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, साफ साफ उत्तर दिया हुआ है। तीसरा देखिए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। चौथा प्रश्न देखिए, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? देखिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती। कितना सरल है, इसी में सारे उत्तर छिपे हैं। पांचवा देख लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर रेखांकित है, इसकी जितना रेखांकित है उतना उतार लीजिए, और अर्थात किंतु परंतु कर कर अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। आपकी बात पूरी होगी, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पैरा देखते हैं। घ देखें, घ राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से, थोड़ा सा दब रहा था, अब देखें, जीवन के घ राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। पूरा पैरा पढ़ जाइए। अब हम इसके प्रश्नों को लेंगे। प्रश्न कहाँ है? प्रश्न थोड़ा नीचे है। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक को लेखक का नाम लिखिए, वही राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग आप देखें पहली लाइन में, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, यहां से लिख दीजिए। तीसरा देखिए, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? देख लीजिए, राष्ट्र की वृद्धि संभव है। देखो, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। चौथा प्रश्न देखिए, ज्ञान और कर्म संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को पारस्परिक संज्ञा संस्कृति कही गई है। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो रेखांकित है उसी की व्याख्या कर दीजिए। पहले तो जितना रेखांकित है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध का मतलब जिसके सिर ना हो, धड़ धड़ मात्र है। बिना संस्कृति के जन कैसे? बिना संस्कृति के जन असभ्य होगा, और वो सभ्यता के अनुकूल नहीं होगा, बसने के मानव नहीं कहलाएगा, बिल्कुल जानवर जैसा होगा। तो जो लिखा है वही लिख दीजिए। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है। अगर आदमी भरा पूरा है, रिष्ट पुष्ट है, स्मार्ट है, लेकिन अगर वो पागल है तो क्या वो इंसान है? नहीं है। तो संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, ये आपको लिखना पड़ेगा, अपनी तरफ से व्याख्या करनी पड़ेगी। पहले तो जो अंडरलाइन है यही उतार दीजिए, उसके बाद किंतु परंतु अर्थात लगाकर अपनी बात को आगे बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा उलट पलट कर वही बात लिख दीजिए, बस। गद्य में ऐसे ही होता है। तो 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, इसमें बहुत से प्रश्न हैं। छठा देखो, संस्कृति का क्या तात्पर्य है? देखिए, ढूंढिए कहां है संस्कृत का तात्पर्य। संस्कृति से क्या तात्पर्य है? देखो, लिखा है ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यही मिल गया आपको। आपको लाइन छांट लेनी है, बस उत्तर मिल गया तुरंत। तो हमने आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा है क्या? आप अपनी रफ कॉपी उठा लो, अपनी पुस्तक खोल लो, और उसमें गद्यांश जितने भी हैं उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करो, जिससे आपका हाथ साफ हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि प्रश्न कहाँ से निकलते हैं और इनके उत्तर कहाँ से निकलते हैं, और अपने आप गद्यांश से प्रश्न बनाओ।
लेकिन ये तब होगा जब आप गंभीरता से बैठकर तैयारी करोगे। तब याद रखिएगा, इंटरमीडिएट में एक ही बार बैठने का मौका मिलेगा। अगर नंबर कम रहेंगे तो हमेशा के लिए रोना रह जाएगा, और नंबर बेहतर आ गए तो कहना ही क्या, आपका अच्छे विद्यालय में, महाविद्यालय में एडमिशन होगा। इसलिए हमें बेहतर से बेहतर नंबर लेने की कोशिश करनी है। अगला पैरा देखते हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, ये देखिए चा देखते हैं। चा देखिए, चा जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। पूरा पैरा पढ़ जाइए। देखो यहाँ पर समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है, ये अंडरलाइंड है, रेखांकित है। अब इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपने संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल में लता वृक्ष और वनस्पतियों से की गई है। जैसे जंगल में अनेक वनस्पतियां हैं, सब मिलकर साथ रहते हैं। जंगल के पेड़ आपस में झगड़ा नहीं करते कि तू हट यहाँ से, तू हट यहाँ से, यहाँ से मेरा, यहाँ से तेरा। जंगल के पेड़ पौधे ये सब नहीं करते। उसी तरह राष्ट्र के प्रत्येक मनुष्य को मिलकर रहना चाहिए, लेखक ये कहना चाहता है। तीसरा देखिए, अदम्य और अविरोधी शब्दार्थ का शब्दार्थ बताइए। अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ बताइए। अब देखिए, अदम्य यहां मिला आपको। अदम्य माने जिसका दमन न किया जा सके। अदम्य माने जिसका दमन न किया जा सके, जिसे दबाया ना जा सके। और अविरोधी देखिए कहां है? अविरोधी यहां है, बगैर विरोध के। इसका मतलब है, अब आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे उत्तर दोगे, अदम्य बराबर जिसका दमन ना हो सके, ऐसे। और दूसरा शब्द है अविरोधी, ऐसे आप लिख लोगे। और उसके बाद जिसका विरोध ना हो, ऐसे नंबर पूरे पूरे मिलेंगे तब। चौथा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित क्या है? रेखांकित है समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी। समन्वय का मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की भावना, परस्पर समन्वय, जातिगत समन्वय, धर्मगत समन्वय, भाषागत समन्वय, क्षेत्रगत समन्वय, मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहना, तभी राष्ट्र का सुखदायी रूप बनता है। तो सबसे पहले तो आप यही लिख दो, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अर्थात लेखक का कहना है कि राष्ट्र में रहने वाले लोग जब सब मिलजुल कर रहते हैं, जब सभी लोग समन्वित रूप से रहते हैं, तभी एक राष्ट्र अच्छी स्थिति में होता है, तभी एक राष्ट्र सुखदायी रूप में होता है, तभी सभी लोगों की उन्नति होती है। कोई किसी का विरोध नहीं करता, न भाषा के स्तर पर विरोध, न जाति के स्तर पर विरोध, न रंग के स्तर पर विरोध। जो भी आप लिख पाओ सब लिख दो, लेकिन पहले इसे लिख दो, उसके बाद किंतु परंतु अर्थात लेखक का कहना है, यह जोड़कर आप अपनी बात पूरी कर लो। पांचवा प्रश्न देखिए, उपयुक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अपने आप आपको पता है कि पाठ के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। इस तरह बात हो गई। अब एक और देख लीजिए, ये धरती माता की कोख में, ये इच्छा, धरती माता की कोख में अनेक निधियां पड़ी हुई हैं। धरती माता की कोख में अमूल्य निधि। अब आप इसे पूरा पढ़ जाओ। पूरा पढ़ने के बाद फिर यहां पर प्रश्न है, 5 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप संदर्भ लिख दो, इस गद्यांश के शीर्षक को लेखक का नाम लिख दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे मैंने बताई वैसे कर दीजिए। धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं, ये इसी में लिखा हुआ है कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं। देखो, धरती माता की गोद में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। उत्तर हो गया। तीसरा देखिए, किसने धरती की देह को सजाया है। अब इसी में कहीं छिपा हुआ है कि धरती की गोद को पत्थरों ने, अनगढ़ पत्थरों ने, नदियों ने धरती की गोद को सजाया है। हो गया। और 5वां प्रश्न है, अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। देखिए अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं।
हमारे भावी आर्थिक सूर्य की ओर इसमें छांटे, ये धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। इस तरह आप एक पाठ के पूरे प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप रफ ले लीजिए और प्रत्येक खंड को, प्रत्येक गद्यांश के सारे प्रश्नों को अपनी भाषा में लिखो और अपने शिक्षक से जांच कराओ, जिससे आपकी गलतियां पता चल सके। तो इस तरह पहला पाठ पूरा हुआ। जल्दी ही मैं दूसरा पाठ लेकर आपके सम्मुख आऊंगा।